तो हेमिकॉर्डेटा का उदाहरण है बैलेनोग्लॉसस, जो कि नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा दोनों के गुण रखता है और उन दोनों की जोड़ने वाली कड़ी है। ये समुद्र के किनारे की मिट्टी में इस प्रकार से यू ट्यूब बनाता है और इसी यू ट्यूब के अंदर रहता है, और एक इसके शरीर एक बाहरी सतह से गोंद की तरह का चिपचिपा पदार्थ म्यूकस उत्पन्न होता है, और ये म्यूकस जो ये सुरंग है इसकी दीवार में जो बालू के कण हैं उनके साथ मिल जाता है, उनको एक मजबूत दीवार बना लेता है, जिससे कि वो उसके मूवमेंट के साथ कभी कोलैप्स ना करने पाए, मजबूती प्रदान करता है। इसके शरीर में 3 भाग होते हैं। एक तो आगे की तरफ नुकीला सा हिस्सा होता है, क्योंकि ये मिट्टी में बिल बना करके रहता है, तो बिल बनाने के लिए आगे का हिस्सा नुकीला सा होता है, जिसे कहते हैं प्रोबोसिस। दूसरा हिस्सा है, जैसे ये हमारा कॉलर है, तो ऐसे इसमें कॉलर की तरह से संरचना होती है, और उसके बाद जो शेष हिस्सा है, शेष हिस्सा जो धड़ या जिसे ट्रंक कहते हैं, और इस ट्रंक के भी 3 पार्ट होते हैं। एक तो पहला वाला जो हिस्सा है उसमें कुछ दोनों तरफ से तितली के पंखों की तरफ से लैटरल विंग्स होते हैं, और उनमें गोनट्स होते हैं, और फिर उसे दोनों साइड में गिल स्लिट्स होते हैं। तो यदि इस हिस्से का सेक्शन काटा जाए तो इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। इसमें जो फेरिंग्स का हिस्सा है उसमें 2 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। ऊपर का जो डॉर्सल हिस्सा है उसे रेस्पिरेटरी फेरिंग्स कहते हैं, और नीचे का हिस्सा उसे डाइजेस्टिव फेरिंग्स कहते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन में हिस्सा लेता है। ये फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म करता है भोजन ग्रहण करने के लिए। और फिल्टर फीडिंग में का मतलब ये है कि जब कोई एनिमल उसके अंदर पानी की धारा के साथ ही महीन भोजन के कण अंदर आ जाएं और वो छान करके अलग कर लिए जाएं, तो इसे फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म कहते हैं। इसके प्रोबोसिस के बेस पर यहाँ पर माउथ ओपनिंग होती है, और माउथ ओपनिंग से जरा सा आगे यहाँ पर एक प्री ओरल सीलिएटेड बैंड होती है, और इस सीलिएटेड बैंड का भी यही कार्य है कि इसके आसपास कोई भोजन का कण यदि होगा तो पानी की धारा के साथ उस भोजन के कण को ये प्री ओरल सीलिएटेड बैंड माउथ ओपनिंग की तरफ डायरेक्ट करने का काम करता है। कभी कभी प्रोबोसिस में के भी डॉर्सल सरफेस पर 1 या 2 प्रोबोसिस पोर पाए जाते हैं, और अब ट्रंक में पहला ब्रैंकियोजेनिटल रीजन हो गया, दूसरा हिस्सा हिपैटिक रीजन, क्योंकि इसमें जो बीच का एलिमेंट्री कैनाल है और ये बॉडी वॉल है, जैसे ये दोनों बहुत पास पास आ जाते हैं, तो इनमें कुछ उभार ऐसे होते हैं। तो ये उभार सरफेस से दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हिपैटिक सीका, और इसीलिए इस हिस्से को हिपैटिक रीजन कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो है, तीसरा हिस्सा, इसे कहते हैं पोस्ट हिपैटिक रीजन। तो ये बैलेनोग्लॉसस का एक्सटर्नल फीचर है। यदि हम इसका इस तरीके से लंबवत लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें तो इसमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है कि ये जो माउथ है ये फिर बक्कल कैविटी में खुला, और बक्कल कैविटी के एक उभार आगे की तरफ प्रोबोसिस में चला जाता है, जिसे बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकार्ड या प्रिमिटिव नोटोकार्ड कहते हैं। इसी को प्रिमिटिव नोटोकार्ड कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो ये कंट्रोवर्सी है। इसके आगे की तरफ यहाँ पे एक ब्लड कैपिलरीज का जाल सा पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इसके डॉर्सल सरफेस पर एक छोटा सा इस तरीके का एक बेसल प्लेट और 2 लैटरल विंग्स हैं, जिसको कि प्रोबोसिस स्केलेटन कहते हैं, जो इसके अगले हिस्से को थोड़ा सा मजबूती प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद ये बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी फिर फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स सीधे सीधे ईसोफेगस में खुलता है, स्टमक नहीं होता। अब इसमें डिफरेंट सिस्टम पे आए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है माउथ ओपनिंग से, बक्कल कैविटी। और एक और बात, शुरू में प्रिमिटिव प्रोटोकॉर्डेट्स में भोजन को आगे ढकेलने का काम सीलिया की बीटिंग की तरह होता है।
जबकि हम लोगों में क्या होता है हायर एनिमल्स में कि एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालिसिस होती है इस तरीके से, और मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा फूड को आगे प्रोपेल किया जाता है। तो इसमें वो चीज़ अभी नहीं डेवलप हुई है, सिर्फ सीलियरी बीटिंग के द्वारा भोजन प्रोपेल किया जाता है। कभी कभी बाहर सरफेस पर भी जो है थोड़ा सा म्यूकस सीक्रेट हो जाता है, और उस म्यूकस में महीन भोजन के कण शामिल हो जाते हैं, और फिर वो सीलिया के बीटिंग के द्वारा आगे की तरफ प्रोपेल किए जाते हैं। फेरिंग्स में दो भाग होते हैं। जो डॉर्सल हिस्सा है उसमें कुछ गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 70 से लेकर के 100 जोड़ी तक हो सकती है। इनके बीच में फिर इनको सपोर्ट करने के लिए गिल रॉड्स पाए जाते हैं, जो पहले तो सीधे सीधे जैसे गिल स्लिट्स इस प्रकार थी, और गिल रॉड्स इस तरीके से थी, और ये नीचे की तरफ दो भागों में बटी रहती है, फॉर्क्ड होती है, तो इसे प्राइमरी गिल बार कहते हैं। बाद में ऐसा हुआ कि इसमें से थोड़ा हिस्सा इधर की तरफ पुश हो गया, और ये हिस्सा गिल स्लिट अब यहाँ इस तरीके का हो गया। तो एडल्ट में क्या होता है कि इस तरीके से गिल स्लिट्स हो जाते हैं, और इनको सपोर्ट करने के लिए गिल बार्स जो होते हैं वो इस तरीके से दो तरीके के, एक तो प्राइमरी गिल बार जो कि नीचे की तरफ दो भागों में बटे रहते हैं, और दूसरा जो बीच के हिस्से में आता है उसे सेकेंडरी गिल बार या टंग बार कहते हैं। अब इसमें लेकिन ये जो गिल स्लिट्स खोले बगल में, ये सीधे सीधे बाहर कुछ नहीं जाता है इसमें से पानी। इसके बाद इसको घेरे हुए एक और थैली जैसी संरचना होती है, जो कि डॉर्सल सरफेस पर एक छेद के द्वारा खुलती है। तो एक्चुअली गिल ओपनिंग जो है डॉर्सल सरफेस पे होती हैं, और फिर इसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो डाइजेस्टिव फेरिंग्स का काम करता है। उससे होकर के म्यूकस में लिपटा हुआ भोजन का कण आगे बढ़ता है, और स्टमक इसमें वेल डिफाइंड अभी नहीं है। उसके बाद ईसोफेगस में भी शुरू के कुछ हिस्से में ऊपर रेस्पिरेटरी पार्ट और नीचे डाइजेस्टिव पार्ट रहेगा, और फिर वो इंटेस्टाइन में जाकर के खुलता है, और वो लास्ट में एनस से होकर के बाहर चले जाते हैं। खास बात यह है कि इसमें भोजन को आगे प्रोपेल करने का काम, ढकेलने का काम सीलिया की बीटिंग के द्वारा होता है। म्यूकस में लिपटा हुआ भोजन सीलिया की बीटिंग के द्वारा आगे ढकेला जाता है। लेकिन इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या क्या सीक्रेट होते हैं, क्या नहीं सीक्रेट होते हैं, और उनकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, ये अभी तक विस्तृत जानकारी इसकी उपलब्ध नहीं है। तो ये हुआ बेलेनोग्लॉसस का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी आता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ इतनी सी बात है कि माउथ से होकर के पानी बक्कल कैविटी में आया, बक्कल कैविटी से फिर फेरिंग्स की कैविटी में आया। फेरिंग्स की दीवार में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और उनके बीच में गिल रॉड्स होते हैं, उनके कुछ मजबूती प्रदान करने के लिए, और उनमें की सतह पर भी सीलिया होते हैं। तो सीलिया की बीटिंग के द्वारा पानी इस गिल स्लिट से होकर के गिल चैम्बर में आया, और फिर डॉर्सल सरफेस पे होकर के बाहर चला गया, और इसी में फिर गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है ब्लड वेसल्स में चली जाती है, ब्लड में चली जाती है। ब्लड में जो विभिन्न अंगों से लाए जाने वाला CO2 है वो फिर पानी में डिजॉल्व हो जाता है, और पानी में होकर के फिर बाहर चला जाता है। अब इसके बाद फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इत्यादि। धन्यवाद, थैंक यू।